कहानी की शुरुआत होती है, हम एक पैसेंजर प्लेन को देखते हैं जो हिंद महासागर से होकर गुजरता है। वो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा होता है जहां मौजूद सारे पैसेंजर अपने सफ़र को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान होते हैं कि उनके तरफ खतरा बढ़ रहा होता है। तभी हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो अपने फादर से पूछती है कि हमें कितना और समय लगेगा ताकि हम अपने घर पहुंच जाएं। जिस पर उसके फादर उससे कहते हैं कि अभी हम हिंद महासागर के ऊपर हैं, अभी काफ़ी टाइम है। जब वो बच्ची विंडो के बाहर देखती है तो उसे अजीब सा मंजर दिखाई देता है। वो अपने फादर से कहती है कि हवा में शार्क उड़ रही है, जिस पर उसके फादर उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। दूसरी तरफ हम एक और पैसेंजर को देखते हैं जो अपने कैमरे में वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, जहां उसे भी हवा में शार्क उड़ती हुई दिखाई देती है, जो कि अपने कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी हमें प्लेन के बाहर का मंजर दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक होता है, क्योंकि वहाँ पर ऐसी बहुत सारी शार्क हवा में उड़ रही होती है और उन शार्क के ऊपर कुछ लोग सवार होते हैं जिन लोगों ने आर्मी की वर्दी पहनी होती है, और वो शार्क में सवार लोग प्लेन में अटैक कर देते हैं। वहीं पर हम एक बड़ी शार्क को देखते हैं जो प्लेन के सामने आकर पायलट को ही खा जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक मंजर होता है। इधर हम बाकी के शार्क में सवार लोगों को देखते हैं जो प्लेन के अंदर पहुंच जाते हैं, और यहाँ हमें रिवील होता है कि वो इंसान नहीं है बल्कि ज़ॉम्बीज़ हैं। फिर वो ज़ॉम्बीज़ प्लेन के सारे पैसेंजर पर हमला कर देते हैं और बड़े ही बेरहमी से एक एक करके सारे पैसेंजर्स को मारने लगते हैं। इन्हीं के साथ साथ हम शार्क मछलियों को देखते हैं जो बहुत ही आदमखोर और जालिम होती हैं, क्योंकि वो भी ज़ॉम्बीज़ हैं। फिर दिखाया जाता है कि वो सारे ज़ॉम्बीज़ प्लेन के सारे पैसेंजर्स को एक एक करके मार देते हैं और प्लेन को डिस्ट्रॉय करके वहाँ से चले जाते हैं। यहीं पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर ये ज़ॉम्बीज़ कौन है और ये लोगों को क्यों मार रहे हैं। फिलहाल इसके बारे में हमें वीडियो में आगे चलकर पता चलेगा। यहीं से सीन कट होता है, हमें अगले सीन में न्यूयॉर्क सिटी को दिखाया जाता है जहां हम रैक्टर टेक्नोलॉजी की कंपनी को देखते हैं। असल में ये कंपनी एक प्राइवेट लेवल पर अमेरिकन आर्मी के साथ मिलकर सिक्योरिटी और कमांडो को प्रोवाइड करवाती है। वहीं पर हम इस कंपनी के CEO रैक्टर को देखते हैं जिनकी एज करीब 115 साल है, लेकिन वो अपनी बॉडी में एक इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं जिसके बाद उनकी उम्र 75 साल बताई जाती है, और इस इंजेक्शन के थ्रू ही उनकी बॉडी चलने फिरने के लायक स्टेबल हो जाती है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर रैक्टर की बेटी एंजेलिना आ जाती है और वो दोनों मिलकर प्लेन में हुए अटैक का वीडियो देख रहे होते हैं जो उसी प्लेन के एक पैसेंजर ने बनाई थी, जिससे हमें पता चलता है कि कोई अजीब सी ताकत है जो उसका होने का एहसास इस दुनिया को कराना चाहती है। यहीं से सीन चेंज होता, हम प्रोफेसर रैक्टर की बड़ी बेटी को देखते हैं जिसका नाम डिम्पल होता है। अब रैक्टर की कंपनी को यहाँ पर बहुत बड़े आर्किटेक्ट एरिया में बहुत बड़े समुद्री जहाज के सिग्नल मिले होते हैं, जिससे डिम्पल वहाँ पर सर्वे करने आई होती है, क्योंकि ये समुद्री जहाज रैक्टर की कंपनी के मुताबिक 100 साल पुराना है, यानी कि इस समुद्री जहाज को हिटलर के समय में इस्तेमाल किया गया था। अब डिम्पल इतने बड़े जहाज को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उसने आज तक इससे पहले इतना बड़ा जहाज अपनी लाइफ में नहीं देखा था। डिम्पल उस जहाज के अंदर चली जाती है जहां उसे कुछ लाशें दिखाई देती है जिन्होंने आर्मी के कपड़े पहने हुए थे। डिम्पल उन सब का मुकाबला करती है, लेकिन वो उन पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ते हैं, लेकिन डिम्पल बड़ी ही बहादुरी से उनका मुकाबला करके उन्हें हरा देती है। अब डिम्पल समझ जाती है कि ये जहाज खतरों से भरा हुआ है, इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। वहीं पर डिम्पल के सूट पर एक कैमरा लगा हुआ था, जिससे उसके फादर भी सब कुछ देख रहे थे जो डिम्पल देख रही थी। तभी वहाँ पर डिम्पल देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे प्लेन खड़े हुए हैं जो उनके अकॉर्डिंग करीब 100 साल पुराने हैं। जब वो थोड़ा आगे बढ़ती है तो उसे एक बहुत ही हैरान करने वाला मंजर दिखाई देता है। उसे हजारों में नाजी सेना के फौजी ज़ॉम्बीज़ नजर आते हैं जो किसी मशीन से लटक रहे होते हैं। वहीं पर प्रोफेसर रैक्टर भी ये सारा मंजर देख रहे होते हैं। वो अपनी बेटी से कहते हैं कि ये सब मुझे अपने गुजरे हुए वक्त को याद दिला रहा है। साथ ही वो अपनी बेटी को आगाह करते हैं और कहते हैं कि वहाँ से तुम तुरंत निकलो। वहीं पर हम डिम्पल को देखते हैं जो वहाँ से निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ती है। जब वो बाहर देखती है तो उसे बहुत ही हैरान करने वाली चीज़ दिखाई देती है। वहाँ पर उसे बहुत बड़ी बड़ी शार्क दिखाई देती हैं जो कि उन ज़ॉम्बीज़ की तरह ज़ॉम्बी शार्क हैं। तभी वहाँ पर ज़ॉम्बी डिम्पल पर हमला कर देती है जो कि उन सब ज़ॉम्बीज़ की कमांडर होती है।
यहाँ पर वो ज़ॉम्बी कमांडर बहुत ज़्यादा फाइट करती है। यहाँ पर डिम्पल कमज़ोर हो जाती है। तभी हम उस ज़ॉम्बी कमांडर को देखते हैं जो डिम्पल को एक इंजेक्शन इंजेक्ट करती है, जिससे डिम्पल बेहोश होने लगती है। लेकिन वो ज़ॉम्बी डिम्पल को नहीं मारती और उसे जिंदा छोड़कर वहाँ से चले जाती है। इधर हम डिम्पल को देखते हैं जो उस जहाज़ से बाहर निकलती है, लेकिन बाहर भी वो हैरान करने वाला मंजर देखती है, जहाँ पर उसे बहुत सारी ज़ॉम्बी शार्क हवा में उड़ती हुई नजर आती हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर वो ज़ॉम्बी शार्क इनविजिबल हो जाती हैं, यानी कि अदृश्य हो जाती हैं। और देखते ही देखते इतना बड़ा जहाज इनविजिबल हो जाता है। यहीं से सीन कट होता है। अगले सीन में हम रेक्टर कंपनी के रिसर्च लैब को देखते हैं, जहां डिम्पल को रेस्क्यू करके ला लिया गया है। रेस्क्यू करने के बाद उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। ट्रीटमेंट होने के बाद वो खुद को ठीक फील नहीं कर रही थी, क्योंकि उसके अंदर ज़ॉम्बीज़ वाले लक्षण नज़र आ रहे होते हैं। असल में उस ज़ॉम्बी कमांडर ने डिम्पल को जो इंजेक्शन इंजेक्ट किया था वो असल में एक ज़ॉम्बी वायरस था, जिससे वो डिम्पल को भी ज़ॉम्बीज़ बनाना चाहते थे। यहीं से सीन चेंज होता है। हम कंपनी के डायरेक्टर रेक्टर को देखते हैं, जो अपनी बेटियों के साथ खाने के टेबल में बैठे होते हैं। तभी एंजेलिना अपने फादर रेक्टर से कहती है कि जब ये सब कुछ आपके पास्ट से जुड़ा हुआ है तो आपने हमें आज तक आपका पास्ट क्यों नहीं बताया। आज तो मौका भी है और दस्तूर भी, क्यों नहीं आप आपके पास्ट के बारे में हमें बताते। जिस पर प्रोफेसर रेक्टर उन्हें बताते हैं कि ये बात सन 1942 की है, जब ब्रिटिश सेना ने जर्मन नाजी सेना को एक एक करके ख़त्म करना शुरू कर दिया था, और एक एक करके जर्मन सेना ब्रिटिश फौज के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गए थे। जिसके बाद हिटलर के ऑर्डर पर नाजी फौज के कमांडर हंस गैबलर ने प्रोफेसर रेक्टर को एक ऐसा सीरम तैयार करने के लिए कहा जो कि जिंदा लोगों को वहशी और खतरनाक बना दे और लाशों को भी ज़ॉम्बीज़ बनाकर फिर से खड़ा कर दे, ताकि वो बिना थके इस जंग को जीत सके। और उस समय नाजी सेना के लैब के हेड प्रोफेसर रेक्टर थे, और उन्होंने काफ़ी रिसर्च के बाद आखिरकार ऐसा सीरम तैयार कर लिया जिससे जिंदा लोगों को ज़ॉम्बीज़ में बदल सके और मरे हुए लोगों को वापस से खड़ा कर सके। इन्होंने इस प्रोजेक्ट को K7 भी नाम दिया। लेकिन इस जंग के माहौल में प्रोफेसर रेक्टर इस सीरम का एंटीडोट नहीं बना सके। वहीं पर हम कमांडर गैम्बलर को देखते हैं जो इस सीरम का इस्तेमाल करने का ऑर्डर देता है, जिस पर प्रोफेसर रेक्टर उसे ऐसा करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर इस सीरम का एंटीडोट नहीं बना तो वो जीत भी जाएंगे तो उनके फौजी दुनिया के लिए खतरा बन जाएंगे। लेकिन प्रोफेसर गैम्बलर जीत की चाहत में अंधे हो जाते हैं और वो प्रोफेसर रेक्टर के ही अगेंस्ट जाकर उन्हें गोली मार देते हैं। वहीं पर प्रोफेसर रेक्टर खुद को मरता हुआ देखकर वो सीरम खुद के अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं। तभी वहां पर ब्रिटिश आर्मी नाजी फौज पर हमला कर देती है, जिससे नाजी आर्मी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। आगे प्रोफेसर रेक्टर बताते हैं कि सन 1945 में जब हिटलर की मौत हो गई थी तो जर्मन सेना के हालात बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे, जिसकी वजह से उनके कमांडर और उसकी पूरी सेना अचानक ही गायब हो गई थी। जिसके बाद प्रोफेसर रेक्टर अमेरिका आ गए और यहाँ आकर उन्होंने अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की, जहाँ वो लोगों की मदद करते थे और इंसानियत के लिए उन्होंने एक कंपनी बनाई जिससे वो लोगों की मदद कर सके। ये सब सुनकर रिक्टर की दोनों बेटियाँ अपने पिता को इन सब चीज़ों का जिम्मेदार मानती हैं और कहती हैं कि आपने कुदरत के नियमों के साथ खिलवाड़ किया है, आपको इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढना होगा। यहीं से सीन चेंज होता है। हम ज़ॉम्बीज़ नाजी आर्मी को देखते हैं जो न्यूयॉर्क में अटैक कर देते हैं, जिसे बहुत सारे न्यूज़ चैनल अपने चैनल में दिखा रहे होते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। साथ ही इस नाजी ज़ॉम्बी आर्मी ने बड़े बड़े देशों में अटैक किया था, जिसमें जापान, कनाडा, चाइना जैसे देश शामिल होते हैं। और हम तमाम उन आसमान में उड़ने वाली शार्क को देखते हैं जो प्लेन को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, जिसके बाद सारी फ्लाइट्स को रोक दिया जाता है और हवाई यात्राओं को बंद कर दिया जाता है। इधर हम प्रोफेसर रेक्टर को देखते हैं जो अमेरिकन आर्मी के जनरल फारस से एक वीडियो मीटिंग करते हैं, जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट, FBI के कुछ ऑफिसर और साथ ही जापान की क्वीन भी होती है, और उसमें रेक्टर कंपनी के कमांडोज के हेड भी शामिल होते हैं। जहां डॉक्टर क्वीन उन्हें बताती है कि किसी बड़े जेनेटिक एक्सपेरिमेंट से सार के स्किन के टिश्यू को उल्टा करके उन्हें पानी से बाहर आसमान में जिंदा रहने के लिए तैयार किया गया है, और उनके ऊपर लगे फ्लाइंग इंजन की वजह से वो 4000 तक की ऊंचाई में उड़ सकती है। साथ ही वो बताती है कि इस जेनेटिक एक्सपेरिमेंट की वजह से उस सार की बॉडी इतनी ज़्यादा कठोर हो गई है कि उन पर किसी भी गोली या बारूद का असर नहीं हो सकता, यानी कि इनको मारना इम्पॉसिबल है।
लेकिन FBI के ऑफिसर इस बात को कैंसिल करते हैं और कहते हैं कि मुश्किल से निकलने के लिए ये कोई बेहतर सलूशन नहीं है जिसमें एक हैवान को मारने के लिए हमें दूसरा हैवान बनाना पड़े। अगर वो हैवान हमारे कंट्रोल से बाहर निकल गया तो हम क्या करेंगे। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट और आर्मी जनरल के हेड इस बात के लिए मान जाते हैं और इसकी परमिशन दे देते हैं। दूसरी तरफ हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फ्लाइट लेट होने की वजह से सभी लोग बहुत परेशान होते हैं। तभी एक लेडी देखती है कि न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट तैयार है, जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और सारे पैसेंजर न्यूयॉर्क प्लेन में बैठ जाते हैं। वहीं पर हम उस प्लेन को देखते हैं जो अपनी यात्रा में निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम प्रोफेसर रेक्टर को देखते हैं जो ऑर्डर देते हैं और उनके ऑर्डर पर उसकी दोनों बेटियां और स्पेशल कमांडो की फोर्स प्लेन में बैठकर उन ज़ॉम्बीज को मारने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि नाजी ज़ॉम्बीज की आर्मी उस प्लेन पर हमला जरूर करेंगे। यानी कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने उस प्लेन को एक चारे के तौर पर इस्तेमाल किया था। इधर हम नाजी ज़ॉम्बीज की आर्मी को देखते हैं जो प्लेन में हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इधर हम प्लेन के पैसेंजर को देखते हैं जो खतरे से बेखबर होते हैं। तभी प्लेन के लोगों को बाहर शार्क उड़ती हुई दिखाई देती है। अब जैसे ही उन्हें खतरे का एहसास होता है तो प्लेन में अफरा तफरी मच जाती है। अब ज़ॉम्बीज प्लेन पर हमला कर देते हैं और हर बार की तरह वो शार्क प्लेन को बर्बाद करने में लग जाते हैं और बड़े ही बेदर्दी से लोगों को मारने लगते हैं। इधर हम उन शार्क को देखते हैं जो उस प्लेन को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे होते हैं। वहीं पर वो प्लेन पूरी तरह से तबाह हो गया था जिसमें आग भी लग गई थी और बाकी के बचे लोग प्लेन से बाहर निकल कर गिर रहे होते हैं और कुछ लोग ज़ॉम्बीज का शिकार हो जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हम कमांडो को देखते हैं जो एंजेलिना को एक बॉक्स देता है और कहता है कि ये ज़ॉम्बीज वायरस का एंटीडोट है और ऐसा करने के लिए उन्हें प्रोफेसर रेक्टर ने कहा था, क्योंकि हो सकता है कि डिम्पल खुद को काबू ना कर सके, तब उसे ये एंटीडोट देना होगा। यहाँ पर एंजेलिना प्रोफेसर रेक्टर से बात करती है और कहती है कि आपने ये एंटीडोट तब बनाया होता तो आज दुनिया इतने बड़े खतरे पर ना होती और आज आपने इतने सारे मासूम लोगों को ज़ॉम्बीज का चारा बनाकर बहुत बुरा किया है। जिस पर प्रोफेसर रेक्टर कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि हमने ये फैसला गलत लिया था, लेकिन इसके बगैर उन्हें ढूंढना और उन तक पहुँचना मुश्किल था और अब मैं जो करने जा रहा हूँ वो इससे भी बुरा है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। इन लोगों में बातचीत चली रही होती है तभी वहां पर ज़ॉम्बीज प्लेन के अंदर पहुंच जाते हैं जहां वो सभी पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। वहीं पर हम डिम्पल को देखते हैं जो वहां का डोर ओपन कर देती है, जिसकी वजह से सारे ज़ॉम्बीज प्लेन के अंदर आ जाते हैं और प्लेन के अंदर सारे कमांडोज पर हमला कर देते हैं। जहां पर कमांडो बड़ी ही बहादुरी से ज़ॉम्बीज से लड़ते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज से लड़ना इतना आसान नहीं था। बाहर हम ज़ॉम्बी शार्क को देखते हैं जो प्लेन को डिस्ट्रॉय करने में लगी हुई थी, यानी कि अब ज़ॉम्बीज पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। वहीं पर हम डिम्पल को देखते हैं जिसके अंदर ज़ॉम्बी वाले लक्षण आने लगते हैं, इसलिए डिम्पल कमांडो के हेड को गोली मार देती है और बाकी के कमांडो से फाइट करने लगती है। ये सब कुछ देखकर एंजेलिना डिम्पल को एंटीडोट इंजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से वो थोड़ी नॉर्मल हो जाती है। दूसरी तरफ हमें प्लेन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक बहुत बड़ी शार्क आ जाती है जो ज़ॉम्बी शार्क से करीब 100 गुना बड़ी होती है और वो ज़ॉम्बी शार्क को मारने लगती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि उसे प्रोफेसर रेक्टर ही कंट्रोल कर रहे हैं। यानी कि प्रोफेसर रेक्टर ने हैवानों को मारने के लिए हैवान बना ही डाले और अब वो तमाम ज़ॉम्बी शार्क को मार रहा होता है। वहीं पर हमें रेक्टर की बड़ी शार्क को दिखाया जाता है जो ज़ॉम्बी शार्क को बड़े ही बेरहमी से खाने लगती है। दूसरी तरफ हम प्लेन के अंदर डिम्पल को देखते हैं जो अब नॉर्मल हो जाती है। इधर हम ज़ॉम्बी शार्क को देखते हैं जो मरते हुए हिंद महासागर में गिरने लगती है। ये सब कुछ देखकर आर्मी का जनरल बहुत ज़्यादा खुश होता है। साथ ही हम प्रोफेसर रेक्टर को देखते हैं जो अपने मिशन के कंप्लीट होने पर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उनका ये ज़ॉम्बीज़ के खिलाफ पहला मिशन था और वही कामयाब था। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि नाजी फौज की जनरल सभी को ऑर्डर देती है, जिससे हमें पता चलता है कि रेक्टर और उसकी टीम ने जो अभी ज़ॉम्बी शार्क को मारा है, जिससे उन्हें लग रहा था कि उन्होंने जंग जीत लिया है, असल में उन्होंने जंग जीता नहीं है बल्कि ये जंग की शुरुआत है। यानी कि अब जो जंग होगी उसमें दोनों तरफ से हैवान लड़ेंगे और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे इंस्पिरेशन का कारण बनता है।